हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो आज बात करेंगे सीटेट पेपर नंबर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद यानी कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से रिलेटेड हम 20 पीवाईक्यूज जो एमसीक्यूज फॉर्म में हैं उनको हम रीड करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई ना कोई आर्टिकल जो है संविधान का वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट हो चुके हैं सीटेट के एग्जाम में। बस वही आर्टिकल्स मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। तो प्लीज चैनल के साथ बने रहें, क्लास को एंड तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। क्लास को शेयर भी जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास को लाइक भी जरूर कर दें। बाकी कमेंट आप कर सकते हो, अगर आपके कोई सजेशन है, आपके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलिए क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 86वें संविधान संशोधन जो 86 नंबर का जो संवैधानिक संशोधन था 2002 में ये हुआ था, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। यानी कि 2002 में जो 86 नंबर की अमेंडमेंट हुई थी उसमें संविधान का कौन सा आर्टिकल जो था वो जोड़ा गया था जिसके द्वारा शिक्षा को जो था वो फंडामेंटल राइट जो था वो बनाया गया था। अच्छा, फंडामेंटल राइट बनाया गया था शिक्षा को कौन से संशोधन के द्वारा? 86 नंबर के संशोधन के द्वारा। तो ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। आपने क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है कौन सी अमेंडमेंट हुई थी, 86 नंबर की हुई थी, कब हुई थी, 2002 में हुई थी और इसमें क्या किया गया था, इसमें शिक्षा को जो था वो जोड़ा गया था मौलिक अधिकारों में यानी कि फंडामेंटल राइट्स के अंडर। अब कौन सा आर्टिकल था वो? जो आर्टिकल हमारा जीवन और अ, दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में थी। तो 21 ए जोड़ा गया, ठीक है, 21 ए जोड़ा गया जिसमें ये कहा गया कि आज से शिक्षा जो है वो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो ये जोड़ा गया था 86 नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा 2002 के द्वारा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 ए जो है वो राइट टू एजुकेशन है, आरटीआई जो है वो 2002 है। नेक्स्ट आता है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है 6 से 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पूर्व प्राथमिक देखभाल और शिक्षा यानी कि ईसीसीई से संबंधित है। यानी कि जो आप मान लो कि आंगनवाड़ी केंद्र जो होते हैं, प्री नर्सरी क्लासेस जो रहती हैं, ठीक है, जो पूर्व प्राथमिक देखभाल होती है जिस जहाँ पर स्कूल जाने से पूर्व की एज जो बच्चे की रहती है, ठीक है, उसकी जो शिक्षा उसमें जो संबंधित है वो कौन से आर्टिकल में कही गई है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पूर्व प्राथमिक बच्चों की जो है वो देखभाल और शिक्षा जो है वो उससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 45 आपने याद रखना है। आर्टिकल 45 भी राइट टू एजुकेशन है जिसमें ये कहा गया है कि 6 से कम वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं उनकी पूर्व प्राथमिक देखभाल जो है वो और शिक्षा जो है वो दी जाएगी बच्चे को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 45, ठीक है। 45 भी एजुकेशन से संबंधित है लेकिन उसमें 6 से कम वर्ष के बच्चों के लिए है और आर्टिकल 21 ए भी एजुकेशन से संबंधित है लेकिन उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात जो है वो कही गई है। आई होप आप दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1976 में जो 22nd नंबर 42 नंबर की जो अमेंडमेंट हुई थी, संवैधानिक संशोधन हुआ था उसके द्वारा शिक्षा विषय को राज्य सूची से हटाकर किस सूची में जो था वो रखा गया था। तो जो 42वां संवैधानिक संशोधन है जो 42 नंबर की जो अमेंडमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कही जाती है, ठीक है। इसको लघु संविधान कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दी है। अगर आप नोट्स बनाते हो तो प्लीज जरूर नोट कर ले इस क्वेश्चन को कि 42वें संवैधानिक संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहा जाता है। ये 1976 में ये संवैधानिक संशोधन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, इसमें बहुत सारे जो एक
अमेंडमेंट थे, संशोधन थे, बहुत सारे शब्दों को जोड़ा भी गया था, बहुत सारे शब्दों को हटाया भी गया था, ठीक है? तो ये राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को कौन-सी सूची में जो था वो रखा गया था? हमारे पास 3 प्रकार की सूचियाँ हैं जिसमें केंद्र सूची है या संघ सूची जिसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी राज्य सूची जिसमें राज्य जो है उनका अधिकार रहता है यानी कि वो कानून बना सकते हैं और तीसरी अनुसूची हमारी रहती है समवर्ती सूची ये जिसमें जो है वो राज्य और केंद्र दोनों ही जो हैं वो कानून बना सकते हैं, ठीक है? तो जो राज्य सूची के अंडर शिक्षा को रखा गया था, 42वें संवैधानिक संशोधन में राज्य सूची से उसको हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया, यानी कि शिक्षा पर दोनों का बराबर का हक रहेगा। राज्य और केंद्र दोनों ही जो हैं वो उसमें सुधार या फिर कोई भी अगर संशोधन करना होगा या कुछ भी अगर लगता है तो शिक्षा के ऊपर दोनों ही सूचियों का जो है वो अधिकार रहेगा केंद्र और राज्य का, ठीक है? तो समवर्ती सूची के अंडर इसको 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा रखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है कि किस संवैधानिक अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और जो प्रशासन है उसका अधिकार प्राप्त है। यानी कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं जिनकी बहुत ही कम ज जनसंख्या है, ठीक है? भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है जिनकी भाषा जो है वो बहुत कम मतलब बोली जाती है, बहुत कम रह गई है, ठीक है? तो उसके अंडर भाषाई अल्पसंख्यक हैं, चाहे धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, ठीक है? वो अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ मतलब ओपन कर सकते हैं और अपना प्रशासन का अधिकार भी वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 में ये बात कही गई है, अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएँ खोलने का पूरा अधिकार रहेगा, ठीक है? तो ये फंडामेंटल राइट के अंडर आता है आर्टिकल 30, ठीक है? जो फंडामेंटल राइट है हमारे वो 12 से 35 तक काउंट किए जाते हैं, ठीक है? आर्टिकल जो फंडामेंटल हमारे राइट हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक काउंट किए जाते हैं, ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो आर्टिकल 30 जो है वो भी फंडामेंटल राइट के अंदर ही आता है, ठीक है? जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनके अंदर ये आर्टिकल 30 जो है वो आता है जो ये कहता है कि धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी पसंद के लिए जो अपनी पसंद का शिक्षण संस्था जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राज्य को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने का निर्देश जो है, वो संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो देता है? तो मतलब प्राथमिक लेवल जो है, जो प्राइमरी लेवल बच्चे का रहता है, उसमें मातृभाषा में ही शिक्षा देनी है बच्चे को। अगर बच्चा ए फॉर एप्पल नहीं समझ पा रहा है, तो बच्चे को ए से आपने सेब ही बताना है। बच्चा जिस भाषा में समझता है, बच्चे को उसी की भाषा में जो है वो चीज़ों को बताना है, ठीक है? तो ये मातृभाषा में शिक्षा देने की बात अगर कही गई है, तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में कही गई है? ये है हमारा आर्टिकल 350 ए, ठीक है? 350 ए ये कहता है कि बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है बच्चे की, वो मातृभाषा में ही हो, तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो आर्टिकल 350 ए ये कहता है कि बच्चे की शिक्षा मातृभाषा के अंडर ही होनी चाहिए, ठीक है? ये आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने या खानों जो खाने होती हैं, ठीक है? या अन्य जोखिम भरे कामों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। सीधी तरह से अब अगर मैं ये क्वेश्चन आपको समझाऊँ तो बाल श्रम पर जो रोक आर्टिकल लगाता है, वो कौन-सा आर्टिकल लगाता है, ठीक है? तो 14 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों को आप मज़दूरी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, आप उनसे काम नहीं करवा सकते हो, ठीक है? तो ये जो थी वो बात कही गई थी कि कोई भी आप बच्चे से काम या बाल मज़दूरी जो है बच्चे से नहीं करवा सकते हो, ठीक है? तो ये आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है? आर्टिकल 24 ये कहता है कि बाल मज़दूरी पर रोक जो है वो लगाई गई है, ठीक है? बाल मज़दूरी बच्चे से नहीं करवाई जा सकती है, 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है वो मतलब कि उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उनके लिए किया गया है, ना कि उनको जो है वो बाल श्रम उनसे करवाया जाएगा, ठीक है? तो आर्टिकल 24 आपने याद रखना है, फंडामेंटल राइट के अंडर ही ये आर्टिकल जो है वो आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 51 ए के जो है वो किससे संबंधित है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल क्योंकि 51 ए जो है उसमें मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, तो 51 ए के पूछा गया है, ये किससे संबंधित है? तो ए के जो है वो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में उनके माता-पिता और अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है?
यानी कि बच्चे पहले क्या किया जाता था कि जो भी बच्चे अडॉप्ट किए जाते थे जो है उनकी शिक्षा का जो प्रावधान है वो माता-पिता या अभिभावक जो उनके होते थे वो मतलब कि टाल देते थे कि नहीं हमें उसको शिक्षा नहीं देनी है या उनको मज़दूरी में के काम में लगा दिया जाता था। तो सरकार ने ये देखा जब तो इ इसको फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया कि आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको आपने शिक्षा प्रदान करवानी है, ठीक है? तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य जो था वो बना दिया गया जी जो 51 ए के अंडर जो है वो आता है, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटी है ये हमारी, ठीक है? राइट नहीं है, ड्यूटी है ये। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो 51 ए में आती हैं, जो के जो है इसका वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अभिभावकों द्वारा जो है वो मौलिक मतलब कि शिक्षा देना जो है उनका मौलिक कर्तव्य बनाया गया था, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसूचित जातियों जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, अनुसूचित जनजातियों शेड्यूल्ड ट्राइब कहा जाता है और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए कौन-सा अनुच्छेद जो है वो निर्देश करता है, ठीक है? डीपीएसपी के अंडर आने वाला यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ये आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 46 जो ये कहता है कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं, अनुसूचित जनजातियाँ हैं और कमज़ोर वर्ग हैं, उनकी शैक्षणिक और जो आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए ये आर्टिकल जो है वो निर्देश देता है, ठीक है? तो आर्टिकल 46 आपने याद रखना है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए ये आर्टिकल जो है वो बनाया गया है, ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है वो अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन जो है वो करता है, यानी कि उसका निषेध करता है, उसको जो है वो हटाता है। तो भेदभाव यानी कि अस्पृश्यता को जो अंत करता है, कौन-सा अनुच्छेद है? वो है आर्टिकल 17 बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग अगर मैं आपको बताऊँ तो सीटेट के लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अनटचेबिलिटी आपने याद रखनी है आर्टिकल 17 में है, ठीक है? जिसमें उसका निषेध कर दिया गया है, उसका उन्मूलन कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जन्म के आधार पर, चाहे वो उसके धर्म के आधार पर आप उसके साथ अस्पृश्यता यानी कि छुआ-छूत जो है वो नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो आर्टिकल 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का जो है वो अंत कर दिया गया है, छुआ-छूत का अंत जो है वो कर दिया गया है, ठीक है? सीटेट का एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आपने इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख के अपने नोट्स में ज़रूर लिख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही इसी तरह का है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है, वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध जो है वो करता है या उसकी मनाही जो है वो करता है। अच्छा यहाँ पर छुआ-छूत है और यहाँ पर जो है वो भेदभाव है, ठीक है? तो दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, भेदभाव की मनाही जो है वो आर्टिकल 15 में है, ठीक है? जो ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं 17 भी और 15 भी, ये फंडामेंटल राइट के अंदर आते हैं कि आप किसी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप किसी के साथ छुआ-छूत नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो दोनों ही आपने आर्टिकल याद रख लेने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पूर्णतः राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षण संस्थान का में कोई धार्मिक शिक्षा ना दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कि आप ये बताओ कि जिस शिक्षण संस्थान को राज्य की तरफ से निधि प्राप्त हो रही है, उस शिक्षण संस्थान में आप किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दे सकते हो, ठीक है? किसी भी धर्म की शिक्षा, किसी भी शिक्षण ऐसे शिक्षण संस्थान में आप नहीं दे सकते हो जो जो राज्य निधि से पोषित हो, ठीक है? तो ये जो व्यवस्था की गई है, ये की गई है आर्टिकल 28 में, ठीक है? आर्टिकल 28 ये कहता है जो फंडामेंटल राइट के अंडर ही आता है और ये कहता है कि कोई भी ऐसा शिक्षण संस्थान जो राज्य से पोषित हो, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो 29 आर्टिकल बताना है, ठीक है? 28 हमने पढ़ लिया कि ये कहता है कि कोई भी धर धार्मिक शिक्षण संस्थान में मतलब कोई किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अब आर्टिकल 29 आपने बताना है, उसमें ये कहा है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण से संबंधित ये है, ठीक है? अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति के संरक्षण में जो है वो कदम उठा सकते हैं। ये आर्टिकल हमारा 29 कहता है, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, उनके अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण विकास के अवसर सुनिश्चित करने वाला अनुच्छेद कौन-सा है? तो डीपीएसपी के अंडर आने वाला कौन-सा ऐसा आर्टिकल है जो बच्चों के स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण विकास के अवसर जो है वो सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 39 एफ जो है ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों के स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण विकास जो है उसके अवसर जो है वो सुनिश्चित हो सके, ठीक है? डीपीएसपी के अंडर आता है ये क्योंकि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो है वो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो सुरक्षित हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास का निर्देश जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है या फिर जो है वो उसके प्रसार और उसके विकास का जो निर्देश दिया गया है वो आर्टिकल 351 है, ठीक है? आर्टिकल 351 जो है वो ये कहता है कि हिंदी भाषा का प्रसार और विकास उसका निर्देश जो है वो उस अनुच्छेद में कहा गया है, ठीक है? हिंदी हमारी जो है वो राजभाषा है, ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट आता है कि विधि के समक्ष समानता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? हमारा जे ये जो है वो फंडामेंटल राइट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इक्वालिटी से संबंधित ये आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 14 जो है कि ये आर्टिकल ये कहता है कि कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति जो हैं वो एक समान हैं। चाहे आप राष्ट्रपति के पद पर हों, चाहे आप किसी के घर में काम करने वाले हों, एक साधारण से मज़दूर हो, अगर आपने कोई भी जो अपराध किया है, तो जिस अपराध की सज़ा एक छोटे से मज़दूर को मिलेगी, उसी अपराध की वही सज़ा जो है वो आप बहुत बड़े पद पर जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के पद पर भी हो तभी व वही सज़ा जो है वो लागू की जाएगी। कानून के सामने जो है वो सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे आप कितने बड़े ओहदे पर हो, चाहे आप कितने छोटे मज़दूर क्यों ना हो, ठीक है? कानून के समक्ष जो हैं वो सभी व्यक्ति एक समान होंगे, कानून जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा। चाहे आपके जन्म के आधार पर, चाहे आपके लिंग के आधार पर, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों के विषय में अवसर की समानता या समता का प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि सरकारी नौकरियों के विषय में अवसरों की समानता जो है वो सुनिश्चित की जाएगी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि कोई अमीर व्यक्ति ही जो सरकारी नौकरियाँ हैं उनको प्राप्त करने के योग्य होगा। आप अपनी योग्यता के आधार पर चाहे आप किसी भी मतलब वंश से हो, किसी भी जन्म के आधार पर कहीं से भी हो, धर्म के आधार पर भी कहीं प से भी हो, आपके साथ सरकारी नौकरियों के प्रावधान में अवसर की समानता जो है वो सभी को मिलेगी, ठीक है? तो ये आर्टिकल 16 हमारा कहता है, ठीक है? एक तरह से हमने सारे ही फंडामेंटल राइट्स को जो है वो रिवाइज़ कर लिया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी तरह से सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे, तो आपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको याद कर लेना है। एक तरह से मैंने सारे ही आर्टिकल आपको आपको पढ़ा दिए हैं, बता दिए हैं कि कौन-सा आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, ठीक है? तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर विज़िट ज़रूर कर लें क्योंकि बहुत सारी क्लासेज़ मैंने आपको टॉपिक वाइज़ जो हैं वो पढ़ाई हुई हैं। आप एक बार उन क्लासेज़ को ज़रूर देखें। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन दिल से कर रहे हो तो क्लासेज़ को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव दुर्व्यापार, ठीक है? जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका और बेगार बलात् श्रम, ठीक है? का प्रतिषेध जो है वो किस अनुच्छेद के तहत है? यानी कि जो मानव का जो व्यापार किया जाता है, मानव तस्करी जो की जाती है, मनुष्य को बेचा जाना, ठीक है? और जैसे कि बहुत सारी आपने देखा होगा औरतों को बेच दिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को बेच दिया जाता है, बहुत सारी लड़कियों को बेच दिया जाता है। मतलब कि हर तरह की ह्यूमन का जो ट्रैफिकिंग है, जो मतलब कि व्यापार है, वो उसका जो प्रतिषेध है, वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आर्टिकल 23 में है। जो हमारा रह गया था फंडामेंटल राइट के अंडर ही ये आता है आर्टिकल 23, ठीक है? तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है और 24 हमने पढ़ा था बाल श्रम पर प्रतिषेध या रोक है, ठीक है? नेक्स्ट आता है मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है, उनको भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था? बहुत इम्पोर्टेंट है, हमने अभी पढ़ा पीछे ही क्वेश्चनों में कि किस संशोधन के द्वारा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो मूल कर्तव्यों से रिलेटेड ही था। तो ये पूछा गया था वहाँ पर कि किस संशोधन के द्वारा जो था वो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे, वो जोड़े गए थे 86th नंबर के अ, फॉर 22nd नंबर के जो अमेंडमेंट थी उसके द्वारा, ठीक है?
तो ये जो आते हैं ये भाग 4A में आते हैं। 4 में आपको पता है डीपीएसपी हैं, तो 4A जो है भाग उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है और अनुच्छेद 51A के अंडर को जो था वो शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में शामिल किया गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी उसकी सिफारिशों के आधार पर जो था वो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो था वो संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आता है शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम 2009 किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद को प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था। तो ये 86वां संवैधानिक संशोधन था जो अनुच्छेद 21A के अंडर जो था उसको प्रभावी बनाने के लिए जो था वो ये संशोधन जो था शिक्षा का अधिकार जो था वो जोड़ा गया था। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। हमने लगभग फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को लगभग पढ़ लिया है। सभी आर्टिकल्स हमने बहुत ध्यान से पढ़ लिए हैं। हमने डीपीएसपी के भी बहुत सारे आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आज की क्लास में पढ़ा है। तो प्लीज क्लास को जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट करके मुझे जरूर ये बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाकी क्लास को लाइक जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।